गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए इसका जो लास्ट पैराग्राफ है कंक्लूजन वो बचा हुआ था, तो इस कंक्लूजन को आज हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इस कंक्लूजन के बाद आप लोग का ये जो चैप्टर है आप लोग का जो सेकंड चैप्टर था हिस्ट्री का वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इसको फिनिश कर देते हैं, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। Conclusion. Thus, the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. अगर हम देखते हैं तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई है भारतवर्ष में, वो धीरे धीरे एक अच्छा खासा टेरिटोरियल कॉलोनी हमारे भारतवर्ष में एक अच्छा खासा पावर स्थापित कर लेती है। द अराइवल ऑफ द न्यू स्ट्रीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी आल्सो एडेड दिस प्रोसेस। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश्ड होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं शताब्दी तक हमारे भारतवर्ष में अच्छे खासे टेक्नोलॉजी की धारा का भी प्रवाह कर दिया है। यानी उन लोगों ने वो हमारे देश में शासन तो किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी विस्तार हमारे भारतवर्ष में किया है। Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by the sea. जब पहले 8 महीनों लग जाते थे। पहले अगर हम बात करें तो मंथ टू ट्रैवल टू इंडिया बाई सी, समुद्री यात्रा करते समय भारत का यात्रा करने में कम से कम पहले 6 से 8 मंथ लग जाते थे। स्टीम शिप रिड्यूस दिस जर्नी टाइम टू 3 वीक। लेकिन इसी भाप वाले जहाज़ ने इस जर्नी के समय को बहुत ही कम कर दिया और लगभग 3 सप्ताह में ये हम पूरे भारत के समुद्री यात्राओं को कर सकते थे। विथ इन इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिली टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। और इस तरह से इन अंग्रेज़ों ने खोज तो किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का खोज किया, और वो भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष के देश को घूमा, या फिर इससे वो क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो गए, मतलब रूबरू हो गए। अंग्रेज़ जो भी थे उनके लिए आना जाना भारतवर्ष में आसान हो गया, जिससे कि वो लोग हमारे यहाँ क्या हो गए, रूबरू हो गए। बाई 1857 अगर हम 1857 की बात करें, द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी। तो 1857 तक जो कंपनी थी वो हमारे भारतवर्ष के लगभग 63% लोगों पर शासन कर रही थी, एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ पे, मतलब अब जा कर के, यानी 1857 में जो कंपनी थी वो भारतवर्ष के 63% लोगों पे शासन कर रही थी। लेकिन अब अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 78% लोगों के ऊपर अपना कार्य करना, यानी कि हमारे भारतवर्ष के मैक्सिमम जगह पर अंग्रेज़ों का शासन हो चुका था। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरीज। और इस तरह से धीरे धीरे जो बचे खुचे राज्य थे उन पे भी इनका प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिल रहा था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और इस तरह से अगर हम कहें तो जो ये 78% है, इसको 100% होने में बिल्कुल समय नहीं लगा, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे भारतवर्ष के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना राज्य स्थापित कर लिया था। देखिए, तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा कि कंपनी कैसे आई है और कैसे अपना शासन उसने स्थापित किया है। अब आने वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अब इस शासन को जब हो गया है तो कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनकी वजह से ये अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले गए हैं, किसने किसने साथ दिया है। ठीक है, तो आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। ये हमारा कंक्लूजन था जो आज यहीं पे फिनिश हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जब भारतवर्ष में ये सारी एक्टिविटी चल रही थी तो विश्व में भी तो कुछ हो रहा होगा ना। अभी तो हम लोगों ने भारतवर्ष में देखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ों का ऐसा विस्तार हो गया था, तो विश्व में क्या हो रहा था। देखिए, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा था, दास प्रथा चल रही थी। द डचेस ट्रेडिंग शिप रिच्ड साउथर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में जो डचेस थे वो साउथर्न अफ्रीका में पहुँचे अपने जहाज़ के द्वारा यात्राएं करते हुए। सून स्लेव ट्रेड बिगन, और धीरे धीरे वहाँ पर जा कर के उन लोगों ने दास प्रथा स्टार्ट कर दी, दास बनाना लोगों को शुरू कर दिया। पीपुल वर कैप्चर्ड, लोगों को वो पकड़ते थे, चैंड, उनको चैन में बांधा करते थे, एंड इंडेड इन 1834 चेंड एंड सोल्ड इन द स्लेव मार्केट। और लोगों को पकड़ करके वो दास एक
एक मार्केट हुआ करता था जहाँ दासों की नीलामी होती थी, लोगों की नीलामी होती थी, और इस तरह से वो ले जा करके इन दासों को क्या करते थे, बेच देते थे। When slavery ended in 1834, जब दास प्रथा 1834 ईस्वी में ख़त्म हुई है, there were 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लैब्स एट अ कैप। तो एक कैप पर अगर हम बात करें, एक ग्रुप में लगभग 36,774 दास देखने को मिले हैं, लोकेटेड एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अपने अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। एक जगह की अगर हम बात करें तो अ विजिटर टू द कैप इन 1824 1824 में अगर हम एक कैप की बात करें, कैप जहाँ पर इनको पकड़ करके रखा गया था, हैज़ लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ एट स्लैब एक्शन। तो उन्होंने लिखा है कि इस स्लैब प्रथा को देखते हुए क्या क्या उनको चीज़ें झेलनी पड़ी हैं, उनके बारे में उन लोगों ने लिखा है। देखिए कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, लकड़ी में बांध कर किसी को जंजीर में बांध कर मार रहे हैं। देख रहे हैं ये डचेस, और किस तरह से बेचारे गरीब लोगों को ये लोग दास बना करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। पहले की दुनिया बहुत बुरी थी। चलिए आगे देखते हैं। हैविंग लर्न दैट देयर वाज टू बी सेल ऑफ कैटल, जैसे कि एक जानवरों को बेचा जाता है ना, वैसे इन लोगों को बेचा जा रहा था। फार्म स्टॉक ईट बाई एक्शन, मतलब जंगली घास को जैसे जानवर खा करके रहा करते थे, वैसे ये रहते थे। We halted our wagon for the purpose of the processing fresh oxen, यहाँ तक कि हम लोगों को एक मतलब स्वच्छ भोजन भी खाने को नहीं मिलता था। Among the stock was a female slave and her 3 children। उन पूरे स्टॉक में अगर हम बात करें, जो स्लेवों का एक स्टॉक था, एक जो समूह था, उसमें एक औरत भी थी जिसके 3 बच्चे थे। The farmers examined them, जो किसान हुआ करते थे इन सब चीज़ों को एग्जामिन करते थे, देखते थे। एज इफ़ दे हैड बीन सो मैनी हेड ऑफ कैटल, मतलब यही एक कैटल नहीं था, और भी बहुत सारे झुंड थे ऐसे दासों के। दे वर सोल्ड सेपरेटली, और इन दासों को एक एक करके बेचा जाता था। एंड टू डिफरेंट परचेज, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को अलग अलग उद्देश्यों से लोगों को बेचा जा रहा था। द टीयर्स एंड एंजाइटीज़ एंड द एग्यूज ऑफ द मदर, जो वो माँ थी जिसके 3 बच्चे थे, उसकी जो आंसू थी, उसकी जो घबराहट थी उस समय, जिस समय उनके बच्चों को बेचा जा रहा था। वाइल सी कास्ट हॉट रीडिंग लुक अपॉन द चिल्ड्रेन, वो अपने टूटे हुए हृदय से उन बच्चों के, तीनों बच्चों की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसके 3 बच्चों को बेचा जा रहा था अलग अलग करके। एंड द सिंप्लिसिटी एंड टचिंग सॉरो ऑफ द पुअर यंग, और उस छोटे से गरीब बच्चों की जो दुख थी, जो उनका ग्राइफ था। वंस वाइल दे क्लग टू देयर डिस्ट्रेस्ड पेरेंट्स, कैसे वो अपने पेरेंट्स को छोड़ करके वो तीनों बच्चे एक दूसरे से अलग होकर के जो जा रहे थे, उनके दुख को देखना नहीं बन रहा था। कंट्रास्टेड विद द मार्केट इन सेंसिटिवली एंड जोकुलर्स काउंटेंसेंस ऑफ द स्पेक्टर्स, और इस तरह से यहाँ पर इन लोगों के जो दयनीयता है उसके बारे में दर्शाया गया है। किसके द्वारा? क्यूटेड इन द नाइजेल वर्ड इट्स द चेन द बाइंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्लेवरी एट द केप, ये एक बुक का नाम है, द चेन ऑफ द बाइंड्स। ये 1996 की बात है, और इस बुक में ये छोटी सी स्टोरी है जो लिखा गया था। ठीक है, यानी दास प्रथा कैसे साउथ अफ्रीका में एकदम चरम सीमा पे चल रही थी। किस समय बात करें तो 17वीं शताब्दी में यहाँ पे जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ शुरुआत कर रहे थे, 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ फैला रहे थे अपनी टेरिटरी को भारतवर्ष में, तो विश्व में दास प्रथा वो थी जो वो साउथ अफ्रीका में वो चरम सीमा पर थी। और इसको करने वाले कौन थे? डचेस थे। लोगों को बंदी बनाना, लोगों को बेचना, उनसे काम कराना, अपने घरों में उनको गुलाम बना करके रखना, ऐसे सब वर्क हो रहे थे। तो ये हमारा जो चैप्टर था बच्चों वो फिनिश होता है। इसके आगे कल हमारा एक्सरसाइज है जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले आज आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, कल इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।